I welcome you once again on my channel New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, मैं आपकी तमाम तार एप्रिसिएशन के लिए जो आप मेरी वीडियोस के ऊपर कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं या आप मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी ये वीडियो टोटली स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट्स जो साइंस पढ़ते हैं 9th 10th क्लासेस में, ये वीडियोस उनके लिए हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो को स्किप करें, प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम एक उस स्टूडेंट तक रेफ़र कीजिए जो 9th या 10th क्लास में या इससे बड़ी क्लासेस में साइंस स्टूडेंट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, अब मैं मुखातिब हूँ उनसे जो मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूअर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम यहाँ पे फिज़िक्स केमिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं। सो आज केमिस्ट्री क्लास 10th यूनिट नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 9 में हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। इससे पहले कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिटेल में डिस्कस करें, मैं बात करना चाहता हूँ केमिकल रिएक्शंस की। आप चूँकि एक साल से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मेरी मुराद आप 9th क्लास से इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो अभी तक आप बखूबी जान चुके होंगे केमिस्ट्री का जो ताल्लुक है वो केमिकल चेंज के साथ है, केमिकल रिएक्शंस के साथ है। क्योंकि हमने जब केमिस्ट्री की डेफिनेशंस डिस्कस की थी तो हमने जाना था कि हम इसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं। चूँकि 9th क्लास की बुक बेसिक, उसमें जो डेफिनेशंस हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का बहुत कम जिक्र मिलता है, लेकिन 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन के पहले जो 2 और 3 यूनिट्स हैं वो डीपली इसी के ऊपर बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हेन 2 or more substances react with each other and there is a chemical change, तो हम इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होने के कुछ साइंस हैं, जब वो हम नोटिस करते हैं या वो हमारी ऑब्जर्वेशन में आते हैं तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। नंबर 1, सब्सटेंसेस का टेम्परेचर चेंज होता है, या वो गर्म हो जाएंगे या वो ठंडे हो जाएंगे। नंबर 2, उसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। प्रेसिपिटेट से मुराद किसी लिक्विड में एक सॉलिड पोर्शन होता है, अनडिजॉल्व्ड पोर्शन होता है, जिसको आप जितना मर्जी हल करने की कोशिश करें वो लिक्विड के साथ यकजान या होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाता, बल्कि वो सॉलिड फॉर्म में लिक्विड के नीचे स्टेबल हो जाता है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। नंबर 3, चेंज ऑफ कलर। सब्सटेंसेस अगर अपना कलर चेंज करते हैं तो हम इसको भी केमिकल रिएक्शन होने का एक साइन तस्वर करते हैं। उसके आगे एमिशन ऑफ लाइट। अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान लाइट रिलीज होती है तो वो केमिकल रिएक्शन है। आप इसकी मिसाल देख लीजिए, जब आप गैस जो कि मीथेन गैस है, घरों में आप सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं,
या नेचुरल गैस के जो मीटर लगे हुए हैं उधर से गैस जो आती है, दैट इज कॉल्ड मीथेन गैस। जब हम उसको बर्न करते हैं केमिकल चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, लाइट भी निकलती है, आप देखते हैं। दैट इज अ साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वन जो है वो है गैस का रिलीज होना। केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस भी रिलीज होती है, वो कोई भी गैस हो सकती है। तो ये 4-5 जो मैंने साइंस आपको बताए हैं, ये इनमें से अगर एक भी आप ऑब्जर्व करते हैं, इनमें से कोई 2 कर लेते हैं, कोई एक भी अगर आपके ऑब्जर्वेशन में आता है तो ये कंफर्मेशन है केमिकल रिएक्शन होने की। ओके, ये था केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन के। और दूसरी बात याद रखें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, केमिकल रिएक्शन में आफ्टर अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। नए सब्सटेंसेस बनते हैं, नई प्रोडक्ट्स बनती हैं, नई चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। ये और जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो चीज़ें केमिकल रिएक्ट कर रही हैं, उनकी कंपोजिशन चेंज होती है और नए सब्सटेंस बनते हैं। उन नए सब्सटेंसेस की कंपोजिशन भी टोटली डिफरेंट होती है। ओके, ये था केमिकल रिएक्शन के बारे में। आगे हम चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारा टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये समझते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो कुछ टाइम के बाद कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये कि रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली चेंज्ड इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजेंट हैपन। ओके, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होते। ठीक है, ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन कॉमनली यही समझा जाता है कि रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होते। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी है, जैसा कि वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को प्लैटिनम की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो हमारे सामने फॉर्मेशन होती है वाटर की। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन विच गोस टूवर्ड्स कंप्लीशन, जो कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो कंप्लीट नहीं होते। ओके, फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये 2 गैसेस हैं। ये जब केमिकली रिएक्ट करती हैं, पहले मैं आपको फिजिकली इनकी बता देता हूँ। हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस, आयोडाइन इज ऑफ पर्पल कलर। ओके, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो बनता है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये भी एक कलरलेस सब्सटेंस है। सही। ओके, जब ये हम इनको हाइड्रोजन एंड आयोडाइन, इन दोनों को एक फ्लास्क के अंदर डाल के हीट अप करते हैं। फ्लास्क का जो ऊपर से ढक्कन है उसको बंद कर दें, सिस्टम जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो जब उसको आप हीट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेगा। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेगा तो बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि कलरलेस है। हमें कैसे पता चलेगा? मैंने आपको कहा कि आयोडाइन इज ऑफ पर्पल कलर, जबकि ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो हमें फ्लास्क में पर्पल कलर दिखाई देगा। ओके, जब हम इसको हीट करेंगे तो मैंने कहा था ना कि हीट करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा। चेंज इन टेम्परेचर जो है वो भी कंफर्मेशन है केमिकल रिएक्शन की। पहले टेम्परेचर कम था, गर्म करने पर हमने इसको हीट अप किया, टेम्परेचर चेंज हो गया। ओके, सो हीट करने पे ये पर्पल कलर गायब हो जाएगा।
हीट किया, टेम्परेचर भी चेंज हुआ, कलर भी चेंज हुआ, दो कन्फर्मेशंस मिल रही हैं केमिकल रिएक्शन की, तो कलरलेस एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं। ओके, सो ये तो हो गया इस तरह से। कुछ देर के बाद अब आप दोबारा से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयोडीन जो कि एक कलरलेस कंपाउंड है, इसको फिर से गर्म करिए, ठीक है, तो फिर ये बिहेव करेगा एज रिएक्टेंट्स। अब जब हम इसको हीट अप करेंगे तो दोबारा से जो है वो हमें पर्पल कलर दिखाई देगा। पर्पल कलर किसका था? आयोडाइन का। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो पहले रिएक्शन में एज अ रिजल्ट बना था, उस प्रोडक्ट को अब अगर हम दोबारा से हीट अप करते हैं, पर्पल कलर का वापस आना हमें ये बताता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज टेकिंग part in this chemical reaction as a reactant and is going to again prepare hydrogen and iodine। हाइड्रोजन और आयोडीन का दोबारा से जो बनना जो है वो पर्पल कलर का वापस आना हमें ये बताता है। सो स्टूडेंट्स, हमने दो टाइप्स रिएक्शन की डिस्कस की हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को जब ट्रीट किया तो वाटर बना, फिर इसके आगे मामला नहीं चलता। इसको हम बोलते, इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। सो अभी हम रिजल्ट ये लेते हैं, द केमिकल रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डोंट combine with each other to form reactants again are called irreversible reaction। ओके, ये तो था मामला इसका। फिर हमने दूसरा केस डिस्कस किया, पहले हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड का स्प्लिट अप होना इनटू इट्स रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है जी। दो चीज़ें हमने देखी, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड इज हियर एज अ प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पर जो है वो दूसरे फेज में ये रिएक्टेंट के तौर पे काम करता है। सो इस किस्म के जो केमिकल रिएक्शंस हैं हम इनको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, ओके। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारा जो पाला रहेगा पढ़ा वो होगा रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ, ओके। सो अब जान लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। द केमिकल रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन with each other to form reactants again are called reversible reactions, okay। so हमने इस जो कि हाइड्रोजन और आयोडाइन और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये दो, ठीक है, इस रिलेशनशिप को हम चूंकि ये दोबारा ट्रीट करते हैं इस तरह से, सो हम इसको एक ही रिलेशन में लिख लेते हैं और यहाँ पर हम इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बजाय इसके कि हम इनको अलग अलग लिखें। चूँकि ये हाइड्रोजन आयोडाइड पहले बनेगा, दोबारा से ये फिर हाइड्रोजन और आयोडाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक ही रिएक्शन में लिखते हैं। एक ही इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको बोलते हैं हाफ एरो, ठीक है। हाफ जो उसका फेस है वो इस तरफ होगा और हाफ जो है वो इसका इधर होगा जी, सही। सो रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है और वो आपके सामने है कि हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं लेफ्ट साइड पर, प्रोडक्ट्स को लिखते हैं हम राइट साइड पर, और बीच में हम रखते हैं हाफ एरोस, जो ये इंडिकेट करते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडाइन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते, कुछ टाइम के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स, सही। सो ये है रिवर्सिबल रिएक्शंस की रिप्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी, ओके। सो अगली एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम इनको हीट करते तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहां पर रिएक्शन स्टार्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये है रिएक्टेंट। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा इनिशियली ये इसकी कंसंट्रेशन यानी कि इसकी अमाउंट जो है वो बिल्कुल कम होगी, और यहां से रिएक्शन स्टार्ट करेगा स्पीड के साथ। स्पीड ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद ईच अदर। ओके, इधर इसकी फॉर्मेशन जो है वो स्लो है, यहाँ से स्पीड ज़्यादा होगी कन्वर्जन की, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो स्पीड स्लो होगी। कुछ टाइम के बाद फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और इसकी स्पीड जो है कन्वर्जन की वो स्लो हो जाएगी। ठीक है जी, रिएक्शन स्लो हो जाएगा स्टार्ट में, यानी कि कहना ये चाहता हूँ ऑन अर्ली स्टेज रिएक्शन जो है वो स्पीड से होता है। ओके, जबकि इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो फिर दोबारा से इसका कन्वर्ट हो जाना इनमें, सही, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना जो है वो स्पीड, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स ज़्यादा होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट्स ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स बनाना कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, जबकि प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना कहलाता है रिवर्स रिएक्शन। ओके, सो हम अभी ये पॉइंट जो है वो क्लियर करते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में तेज होता है जबकि रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। Rate of forward reaction is fast and rate of reverse reaction is slow on initial stage. With the passage of time, rate of reverse reaction speeds up whereas rate of forward reaction slows down. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि कुछ टाइम के बाद पहले स्पीड से ये बनेंगे प्रोडक्ट्स, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड तेज होगी और इसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा जिस स्पीड के साथ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड के साथ प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं। ठीक है, सो हम इसको समराइज करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस विल बी इक्वल टू दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। जब ऐसा हो जाए एट दैट स्टेज हम कहते हैं एक केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है, डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में याद रखिए रिएक्शंस चाहे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चाहे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हो, रिएक्शन टेक्स प्लेस एवरी टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। रिएक्शन दोनों चल रहे हैं, हमें नज़र नहीं आएगा, हमें उसका पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर ये काम चल रहा है। जिस स्पीड से ये बन रहे हैं उसी स्पीड से ये बन रहे हैं। जब ये स्पीड्स आपस में इक्वल हो जाए, रेट ऑफ कन्वर्जन इक्वल हो जाए, हम इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, इसमें फिजिकल चेंज नहीं आएगा, ना कलर चेंज होगा, ना टेम्परेचर में चेंज आएगा, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन रिएक्शंस जो हैं दोनों रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलते रहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज पर। मेरा ख्याल है आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जिनमें रिएक्शन तो होता है लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं बनते।
प्रोडक्ट्स चेंज नहीं होते, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग जो है वो हमारी ज़मीन के ऊपर खड़ी है, बिल्डिंग गिरती नहीं है, ठीक है, तो ये एक इक्विलिब्रियम की स्टेट है, इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना वेट दीवारें ज़मीन पर लगा रही हैं उतना ही रिएक्शन अर्थ जो है वो दे रही है बिल्डिंग को। यूं बिल्डिंग जो है वो क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में, बैलेंस में रहती है। सो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो अभी तक हमने ये जाना है फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सेबल रिएक्शंस क्या होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सारी डिस्कशन के बाद हम इसको समराइज करते हैं एक रिलेशनशिप में। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कब? जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इक्विलिब्रियम बनने में एक टाइम लगता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट्स स्पीड के साथ प्रोडक्ट्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उधर से रिएक्टेंट्स की कन्वर्जन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, प्रोडक्ट्स की कन्वर्जन इनटू रिएक्टेंट्स विल इंक्रीज। ठीक है, एक टाइम आएगा दोनों की कन्वर्जन जो है उनमें वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। सो हम इसको जो है एट दैट स्टेज हम इसको रिलेशनशिप को ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ओके, ये था इक्विलिब्रियम के बारे में। अभी स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम से मुतल्लिक, हम उनको एक समरी की शक्ल में जो है वो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे। सो एट इक्विलिब्रियम इट इज अचीव्ड ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, कह रहा जी कि इक्विलिब्रियम जो है वो हम हमेशा एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ही अचीव कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम नहीं तो केमिकल इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अचीव्ड। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बात की थी इसकी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ आप इसको ले लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो बनता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 इज अ गैस। जिस कंटेनर में हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं अगर ऊपर से उसका ढक्कन बंद नहीं है तो ये प्रोडक्ट्स में से एक कंपोनेंट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो जब उड़ जाएगा तो फिर कंबाइन तो कुछ भी ना हुआ, तो इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा जी। इक्विलिब्रियम हम अचीव नहीं कर सकते। सो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड बी इन अ क्लोज्ड वेसल, इन अ क्लोज्ड सिस्टम। सिस्टम का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिए। नेक्स्ट आगे रिएक्शंस डोंट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। At equilibrium stage, when equilibrium is established, reactions don't stop. They carry on, but in opposite direction. ठीक है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होते, रिएक्शन चलते रहते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन और प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स में कन्वर्जन जो है ये होता रहता है, ये कॉन्टीन्यूसली होता रहता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है जी, एक मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं जी। इज दैट ओके? आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डोंट चेंज। ठीक है, जब केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, ओके, देन नंबर 1 अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये चेंज नहीं होता, ये उतना ही रहेगा। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जितना हाइड्रोजन है उतना ही रहेगा, जितना आयोडाइन है उतना ही रहेगा, और जितनी प्रोडक्शन हुई है हाइड्रोजन आयोडाइड की वो भी कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती। इसके अलावा इनकी फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज नहीं होती, ना तो कलर में चेंज आएगा ना टेम्परेचर चेंज होगा, कंसंट्रेशन मैंने आपको पहले बता दिया कि ये चेंज नहीं होगी।
देयर विल बी नथिंग टू चेंज एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम जब तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ तब तक कंसंट्रेशंस चेंज होंगी, याद रखिए। देखें जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, लेकिन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते ही इसकी कंसंट्रेशन तो कम थी, यानी कि इसकी अमाउंट कम थी। ये इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, फिर ये जाके हाइड्रोजन आयोडाइड बना। ओके, तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, ठीक है, और इसकी कम हो गई। लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस चेंज नहीं होती। इवन दैट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होती। देयर इज नो चेंज इन कलर, इन ऑर्डर, इन टेम्परेचर एक्सेट्रा। ओके, आगे नंबर 4th पॉइंट है, इट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। ओके, आप इसको, हम केमिकल इक्विलिब्रियम को किसी भी साइड से स्टार्ट करें, हम इसको अटेन कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर हम इनका ट्रीटमेंट करवाएं, ये बन जाएंगे, थोड़ी देर के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अगर हमारे पास ये नहीं है, हम इधर से, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसका ट्रीटमेंट करवाएं, कुछ देर के बाद ये बनेगा। आफ्टर सम टाइम केमिकल इक्विलिब्रियम विल बी इस्टेब्लिश्ड। ओके, ये किसी साइड से भी, चाहे हम लेफ्ट साइड से यानी कि रिएक्टेंट से, या राइट साइड से यानी कि प्रोडक्ट्स वाली साइड से, जिधर से मर्जी हम स्टार्ट करें, ये अटेनेबल है। लास्ट वन पॉइंट है, इट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड गेन अंडर द गिवन कंडीशंस। कहता है जी कि हम इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाता है, हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, सही, और ये थोड़ी देर के बाद फिर हम इस केमिकल इक्विलिब्रियम को गेन कर लेंगे। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, हाइड्रोजन एंड आयोडाइन रिएक्ट करते और हाइड्रोजन आयोडाइड बना। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम बन गया जब, तो हम क्या करेंगे, आप इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे? आप बीच में थोड़ा सा और आयोडाइन डाल दीजिए, कंसंट्रेशन इसकी चेंज हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि आयोडाइन रिएक्ट करेगा मज़ीद हाइड्रोजन के साथ और इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर ये भी उसी स्पीड से दोबारा इसमें, तो थोड़ी देर के बाद दोबारा ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे? मैंने एक तरीका बताया, आप किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, या हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए, या हाइड्रोजन आयोडाइड डाल दीजिए बीच में मज़ीद। इसको डालेंगे तो ये ज़्यादा ट्रीट करेगा, तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी देर के बाद बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ेगी तो फिर ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद फिर ये केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, सो कंसंट्रेशन को, किसी भी कंपोनेंट की आप कंसंट्रेशन चेंज करिए, केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। दूसरा वे जो है वो है जी टेम्परेचर। अगर फॉर एग्जांपल पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम इसको टेम्परेचर को चेंज कर दें, आप 50 डिग्री कर दीजिए। टेम्परेचर इफेक्ट करता है केमिकल रिएक्शन पे, तो ये 35 से किस में चला जाएगा, 50 में। जब ये 50 पर जाएगा तो इसके रिएक्शन में डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन ये दोबारा थोड़ी देर के बाद फिर क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। तीसरा जो मेथड है दैट इज़ प्रेशर। इसके ऊपर एक प्रेशर भी होता है, लिक्विड में या गैस में, किसी भी अगर फॉर्म में है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो इसके ऊपर प्रेशर मैटर करता है। प्रेशर को बढ़ा दीजिए, रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो फिर बैलेंस में आ जाएगा। ये हैं कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस डिस्कशन में हमने जाना, नंबर 1 फॉरवर्ड रिएक्शन, नंबर 2 रिवर्स रिएक्शन, नंबर 3 रिवर्सिबल रिएक्शन, और नंबर 4 इरिवर्सिबल। उसके बाद हमने जाना डायनामिक इक्विलिब्रियम, फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया। डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द चैप्टर हमारा सेंट्रल पॉइंट रहेगा। इससे पहले कि मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं, प्लीज़ इसको लेसन को तैयार कर लीजिएगा। अभी हम देखेंगे कि ये पेपर में क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। पहली बात तो आपके पेपर में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, MCQs, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स।
ओके, शॉर्ट में तो वो किसी की भी डेफिनेशन पूछ सकता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें, रिवर्सेबल एंड रिवर्सेबल में डिफरेंस बताइए। ये आपकी बुक के ऊपर भी बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है एक, आप उसको खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उसके बाद आ जाएगा कि राइट एनी 3, 4, 5 जितनी भी उसका दिल करेगा, एनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की करेक्ट, मैंने पूरी वर्डिंग नहीं लिखी, आपने पूरी वर्डिंग लिखनी है अपनी बुक से, आपको मिल जाएंगी ये। तो इसकी इक्विलिब्रियम की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने इस पर इनको लिखना है जी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जब केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो हमने लिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर ने आपको हेल्प आउट किया होगा। अगर हेल्प आउट किया है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। नहीं लगी तो भी बताइए। लाइक का बटन वीडियो के नीचे है, इसको क्लिक कीजिए। कमेंट ज़रूर करके बताया करें, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए फ्यूल का काम करते हैं। आपके कमेंट्स मुझे तैयार करते हैं आपके लिए अगली वीडियो अपलोड करने के लिए। मैं आपको बताऊं, आपकी एक वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए मेरा कम से कम एक वीडियो के ऊपर 3 घंटे टाइम लगता है। मुसलसल 3 घंटे काम करता हूं तो आपके लिए एक वीडियो मैं अपलोड कर पाता हूं। सो अगर वीडियोस अच्छी लगी हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियोस को लाइक करें, स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। आपके रिलेटिव्स में है, आपके नेबरहुड में है, कोई भी साइंस का तालिब इल्म है तो उसे ये वीडियोस रिकमेंड करें। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो आपसे कोई मुआवजा नहीं मांगा जा रहा, कोई फीस नहीं मांगी जा रही, फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो फिर आप ये दूसरों तक भी पहुंचाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। यही हमारे लिए फीडबैक होगा आपकी तरफ से। तो इन द एंड वेट कीजिए मेरी अपकमिंग वीडियो का। ओके, so keep studying, keep marching, may God bless you.